जी, हम बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक रिसर्च की। स्टैटिस्टिक के अंदर हमने जो है वो बात की थी मेजर ऑफ सेंट्रल, उसकी डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव के बाद हमने डिस्क्रिप्टिव की टाइप की बात की थी। तो उसके अंदर ये 3 टाइप्स थी। तो आज हम जो पहली टाइप है ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसकी बात करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कि मेजर ऑफ सेंटर एंड सेंट्रल लोकेशन। और ये सेंटर की बात हो ना, सेंटर यानी दरमियान देखना, यानी ये डाटा को समराइज़, इसके अंदर मीन मोड मीडियन होता है। वो देखते हैं कि कैसे बनता है। तो यानी डाटा को समराइज़ करना, जो स्कोर्स हैं अमंग ग्रुप जो वगैरह, उसका मिड पॉइंट देखना। ये गिव अस एन ईजी वे टू डिस्क्राइब ए सेट ऑफ डाटा विद द सिंगल नंबर। अगर एक बड़े डाटे को एक सिंगल नंबर के अंदर हमने बताना हो तो वो हम ये इसका सेंटर टेंडेंसी का सहारा लेते हैं, जिसके अंदर मीन हो गया, हम एवरेज निकाल लेते हैं। एक इतनी वैल्यू है, एक वैल्यू निकल आ जाएगा। हमारा मोड की बात कर लेते हैं, मीडियन की बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी से लेते हैं। ठीक है, यानी इसका फ़ायदा क्या होता है कि कंडेंस कर देते हैं। यानी बहुत सारा डाटा है और हमने उस कंडेंस करके एक पॉइंट के ऊपर आ गए और ये हमें कंपैरिजन करने में फिर आसानी पैदा कर देता है। तो इसके जो बहुत फ़ायदे हैं, तो सेंट्रल टेंडेंसी यानी ये कि सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, सिंपल टू कैलकुलेट है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। यानी एक वैल्यू जो है ना, हमारे पास बहुत सी वैल्यू को हम सिंपल वैल्यू एक वैल्यू में लेके आ जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि डाटा भी कंडेंस हो गया और कंपैरिजन करना भी आसान हो गया। तो कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से हैं? मीन, मीडियन और मोड है। मीन, मीडियन और मोड है। अब इसको यहाँ पे बड़ी डिटेल में देखने लग गए हैं। पहले आपको वैसे तो पता होगा मीन एक एवरेज को कहते हैं, लेकिन इसके क्या मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दी गई हैं। तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आपको। अब मीन क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशन रिसर्च के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमनली प्रैक्टिस है ना, वो ये मीन होता है। यानी अप्रोप्राइट फॉर डिस्क्राइबिंग रेशियो और इंटरवल डाटा। जो डाटा है वो उसको रेशियो और इंटरवल तौर पे, अब आपको ये मेजरमेंट स्केल पता होंगे कि जिसमें हमने कहा था नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। अब ये जो मीन है ये इंटरवल और रेशो की बात करता है। फिर हम मोड भी देखेंगे और मीडियन भी देखेंगे कि वो जो है वो पहले नॉमिनल और ऑर्डिनल की बात करेंगे। अच्छा, ये कंटिन्यूस डाटा हो चाहे डिसकंटिन्यूस डाटा हो, डिस्क्रीट डाटा दोनों के लिए होता है। ये अरिथमेटिक एवरेज ऑफ, यानी इसके अंदर एवरेज देख रहे थे ना, बेसिकली तो ये एवरेज ही कहते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि सी में एक्स जो है वो टोटल जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास हैं, फिर उनको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर पे, उसे एन बोलते हैं। मीन इज़ अ बैलेंस पॉइंट ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मीन का मतलब क्या है कि एवरेज, और एवरेज क्या है कि बैलेंस पॉइंट है जो तमाम वैल्यूज़ की नुमाइंदगी कर रहा हो। इन टू इंटरप्रेट द बैलेंस पॉइंट और द सेंटर वैल्यू वी कैन यूज़ द एनालॉजी ऑफ अ सीसा। इट मीन्स लाई राइट एट द सेंटर वेयर द फुलक्रम कीप। यानी इसका एज ये देख लें, यानी हमारे पास ये 10 फीट ये दरमियान में आ गया। तो ये क्या है कि जब इस तरह की बैलेंस स्टेट हो तो ये मीन हमें बैलेंस स्टेट देता है। यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ डिटरमाइंड बाय एडिंग अप। वो इसमें क्या करते हैं कि तमाम स्कोर्स को जमा करते हैं, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ़ स्कोर्स जो होते हैं उनके ऊपर डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा मीन आ जाता है। और इसका फार्मूला क्या है? सिग्मा एक्स ओवर एन इसका फार्मूला है। इसकी एग्जांपल क्या है? देखिए हमारे पास एक वैल्यू है 40, 85, इन सब को जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको जमा किया, टोटल वैल्यू 10 है, 10 के ऊपर डिवाइड किया तो 72.4 जो इसका आया। तो देखिए इतनी वैल्यू, 10 वैल्यू में एक पॉइंट जो हमारा आ गया वो 72.4 आ गया। तो ये हमारा मीन हो गया। ठीक है, मीन के फ़ायदे क्या हैं? तो एक तो ये बहुत ये इजी टू अंडरस्टैंड है, कैलकुलेट किया जा सकता है, फर्दर एनालिसिस ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, और ये ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द गिवन डाटा उसमें मदद करता है, और ये फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर जो है ना वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आगे मैं बताऊँगा कि इफ़ेक्ट होता भी है फ्लक्चुएशन से। मैं मतलब आपको इसको नेक्स्ट बता देता हूँ। डीमेरिट्स इसके क्या हैं? इट कांट बी कैलकुलेटेड इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज़ मिसिंग। अगर कोई ऑब्जर्वेशन मिसिंग है तो, अब देखो मेरे पास 10 वैल्यू हैं, 10 वैल्यू में एक वैल्यू जो है ना मेरे पास मिस हो गई, तो डिवाइड तो मैं 10 से करूँगा तो वो 10वीं वैल्यू कहाँ पे है? यानी वो ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता जब तक हमारे पास कोई वैल्यू मिसिंग हो। फिर इट कांट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डाटा विद ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं ना जिसके अंदर हम किसी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वो स्टेटमेंट में जवाब दे रहा होता है, यानी पूरा तहरीर बता रहा होता है। अब उसको नंबरिंग तो नहीं दे, नंबरिंग तो होती है ना, जैसे हम कहते हैं रिसर्च के अंदर क्वेश्चनर बताते हैं एग्री, डिसएग्री, नॉट एग्री, न्यूट्रल, इस तरह। तो वो, लेकिन अगर हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन हो तो उसको हम कैसे करेंगे? तो वो मुश्किल होता है। इट मे नॉट लाई इन द मिडल ऑफ द सीरीज इफ सीरीज इज स्क्यूड। अगर सीरीज स्क्यूड हो, स्क्यूड को
हमने आगे पढ़ना है। स्क्यूड का मतलब ये होता है कि अगर डाटा किसी एक साइड पे झुका हुआ हो ना, एक साइड पे ज़्यादा हो, एक साइड पे कम हो, मतलब मिसाल के तौर पे मेरी वैल्यू जो है ना वो शुरू हो रही है पहले 1 2 3 4 एकदम जो है ना वो चला गया हूँ 110 175 190, अब कितना पहले कितनी कम है फिर कितनी, जब इस तरह की सूरत हाल हो तब भी हम कहाँ पे मीन ले सकते हैं। मीन तो एवरेज होता है। अब एवरेज मतलब जब एक भी वैल्यू है वहीं पे 175 है, एवरेज निकल आए हमारे पास जो है ना वो 150 एवरेज आ जाए। अब वो पहले वाले किधर गए, कहाँ 1 और कहाँ 150, बहुत ज़्यादा ये तो ठीक नहीं होगा। इट इज़ अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, यानी अगर फिर ये एक्सट्रीम वैल्यू भी कि मेरे पास जो है ना वो एवरेज निकाल रहा हूँ मैं 10 हिस्सों का, जिसके अंदर मेरे पास 40 है, 70 75 80 90 73, इस तरह करके मेरे पास वैल्यू एक वैल्यू उसमें आ जाती है 6670। अब इतनी बड़ी वैल्यू, तो ये कि एक्सट्रीम हाई वैल्यू आ गई तो मेरा तो सारा काम ख़राब हो गया, वो कहाँ पे एवरेज उसका क्या निकलेगा। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी नहीं किया सकता, एक वैल्यू को कहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मे बी नंबर विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डाटा, ये हो सकता है नंबर हो जिसको प्रेजेंट न किया, काइंड भी कैलकुलेटेड फॉर द डाटा प्रेजेंट, तो क्वालिटेटिव के लिए भी इसको कोई फ़ायदा नहीं है। ये था मीन की बात। अब मोड की मीडियन की बात करते हैं। मीडियन कहते हैं दरमियान को, यानी हमारे पास वैल्यूज़ है ना, जैसे पहले तो मेरे पास 9 वैल्यूज़ हैं, तो 4 एक साइड से छोड़ दूंगा, 4 एक साइड पे छोड़ दूंगा, दरमियान वाली जो एक वैल्यू होगी वो मेरा मीडियन हो जाएगी। और अगर मीडियन मेरे पास वैल्यू इस तरह आ जाती है कि इवन वैल्यू आ जाती हैं, तो फिर मेरे पास इवन जैसे 10 वैल्यूज़ हैं, 10 में से 4 एक साइड पर छोड़ दूँगा, 4 है, दरमियान वाली 2 जो है उनको जमा करके और 2 पे डिवाइड कर दूँगा, मेरा मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 हाफ ऑफ द, यानी 2 हाफ इसमें डिवाइड करते हैं और सेपरेट हायर हाफ ऑफ द डाटा सेट फ्रॉम द लोअर हाफ, यानी हायर हाफ आगे वाले से पीछे वाले, यानी उसको सेपरेट कर देते हैं और दरमियान वाले मिड पॉइंट जो होता है उसको हम नॉमिनेट करते हैं, ये हमारा मीडियन आ जाता है। प्रोसीजर में आपको वही पहले ही बता दिया कि ऑड होगा तो फिर वो दरमियान वाला लिख लेंगे। जैसे 9 है तो 9 वैल्यूज़ हैं तो 4 एक साइड से 4 एक साइड से हटा देंगे दरमियान। अगर 10 वैल्यू इवन वैल्यू होंगी तो फिर क्या करेंगे, दरमियान वाली दोनों को जमा कर देंगे और जमा करने के बाद 2 पे डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके मेरिट्स ऑफ मीडियन क्या है। मेरिट्स में ये है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट है, इसे आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट नहीं होता। यानी अब दरमियान वाली 2 वैल्यू है ना, तो इसको अब अगर कोई एक बड़ी वैल्यू भी आ गई है तो वो कहाँ, और फिर हम जब करते हैं तो हम डाटा को तरतीब लगाते हैं प्रॉपर, यानी मेरे पास वैल्यूज़ है ना इधर आगे पीछे, तो मैं उनको प्रॉपर पहले सीक्वेंस लगाता हूँ फिर मीडियन निकालता हूँ दरमियान वाला। अब वो जो इधर भी पीछे आगे वो जो दरमियान वाला आएगा तो इट मीन वो उसकी एक्सट्रीम वैल्यू इफेक्ट नहीं कर रही होगी। इसके अलावा इंस्पेक्शन, अगर कोई वैल्यू मिसिंग हो तब भी कोई मसला नहीं है, इंस्पेक्शन भी आसानी से होती है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी इसको किया जा सकता है। सैम्पलिंग इसके अंदर जो है ना वो फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा असर नहीं होता इसमें। आर्डिनल डाटा जो है ना इसमें जो है ना वो कैलकुलेट किया जा सकता है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं कर रही होती। और इंडिविजुअल डिस्क्रीट क्लासेस वगैरह जो भी है। डीमैट्स इसके क्या हैं कि एक तो इट इज़ नॉट, ये सब वैल्यू पे बेन, तो हम सेंटर ले रहे हैं ना, मीडियन ले रहे हैं, इधर उधर की वैल्यू इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज समवट डिफिकल्ट प्रोसेस। इन डाटा को अरेंज करना एक मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मेरे पास 100 वैल्यूज़ हों और 100 वैल्यूज़ को पहले मैंने जब मीडियन निकालना है तो मैंने क्या करना है, पहले तरतीब लगाना है, तो फिर मैं तरतीब लगाना एक मुश्किल काम है। इसके अलावा इसका फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो कोई नहीं है, ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है कि अगर एक वैल्यू मिसिंग भी हो गई तो इसको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है, और इट कांट बी यूज फॉर फर्दर मैथमेटिकल फर्दर प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होता। ये था मीडियन था। मोड की बात आ जाए, मोड के अंदर ये होता है कि जब हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वैल्यू जो रिपीट हुई है, जो बहुत ज़्यादा दफ़ा उसे मोड कहते हैं, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ को देख रहे होते हैं। और नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये जो है ना यूनी मॉडल भी हो सकता है, बाई मॉडल, 3 मॉडल। अब यूनी मॉडल ये होता है कि जिसके अंदर यानी कि हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं तो 2 आपस में रिपीट हो रही हैं। जैसे ये ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर 25 2 टाइम आ रहा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, यूनी मॉडल। अगर 2 हिस्से हों, जैसे यहाँ पे 43 भी है तो 43 2 दफ़ा आ जाए तो वो फिर हमारा बाई मॉडल हो जाएगा। इसी तरह फिर 39 भी आ जाए फिर ट्राई मॉडल हो जाएगा। यानी जब इस तरह जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो उसके अंदर ज़्यादा दफ़ा होंगी तो वो फिर हमारे क्या हो जाएंगे, मोड बदलते रहेंगे। इसके अलावा क्या देखते हैं, मॉड इज़ यूज़फुल व्हेन स्कोर रिफ्लेक्ट ऑन नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। नॉमिनल स्केल के अंदर इसका यूज़ होता है। इसके अलावा ऑर्डिनल इंटरवल जो है वहाँ पे भी इसका यूज़ वो मीन एंड मीडियन में था।
अच्छा, ड्राइंग हिस्टोग्राम, ये चार्ट हिस्टोग्राम जो होता है ना, ये भी ग्राफ को कहते हैं। वो बार ग्राफ नहीं होता जिसके अंदर हम जो है ना वो स्लाइड बार बना रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे होता है। मेरिट्स क्या है, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक्सट्रीम वैल्यू का इसके ऊपर भी असर नहीं होता, हमने तो वो देखनी जो रिपीट हो रही हैं, बाकी से हमें क्या गर्ज़ है, ठीक है। और इसके अलावा इंस्पेक्शन भी आसान है। लोकली लोकेटेड ग्राफिकली, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है कि फ़लाँ जगह पे ये वाली आ रही है, वैल्यू आ रही है। और इसके अलावा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो है ना दोनों जगह पे एप्लीकेबल है। मेथडोलॉजी, ये फोरकास्ट इन चीज़ों को पहले बताने के लिए होती है। डीमेरिट्स क्या हैं कि इसके अंदर ना बेस ऊपर, इस सारी वैल्यू के ऊपर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर तो हम वो वैल्यू देख रहे होते हैं जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फर्दर इसकी भी मैथमेटिकल इस्तेमाल कोई नहीं है, इसका भी यानी कोई नो कॉमन वैल्यू इन द डाटा, कोई कॉमन वैल्यू नहीं होती है। कांट भी यूज़ फॉर फर्दर, किसी फर्दर मैथमेटिकल प्रोसेस में यूज़ नहीं होती। थक गया था इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जो है ना वो इस लेक्चर को गुजारा है। अगर फिर भी कोई जो है ना वो मसला हो समझ ना आइए तो पूछ लीजिएगा, कि कोई भी नोट्स आपके पास हैं तो आप इसमें से मुझसे पूछ लीजिएगा कि मुझे फ़लाँ पॉइंट की समझ नहीं आई।